सामों में सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं सोचा गया। अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने का प्रयास करें। तीनों पंचायत में करीब 1000 परिवार ऐसा है जिनको कि बाढ़ पे राशि जो मिलती है, राहत राशि 6000 की, वो नहीं मिली थी। इसको लेकर बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसके जांच की मांग लगातार की जा रही है। तो बिना कार्यकर्ता के साथ में एक बार फील्ड में घूम के आप देखिए तो आपको सारा चीज़ सबूत भी मिल जाएगा और हर चीज़ की जानकारी भी हो जाएगा। कोई भी देश बिना अनुशासन के नहीं चल पाता है। डिसिप्लिन के लिए कभी कभी सख्ती भी बरतना पड़ता है सर, तो उसके लिए कुछ। वो शक्ति बर्दाश्त करने के लिए भी तो लोगों को तैयार होना चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ हैं माननीय विधायक मटिहानी के विधायक राजकुमार जी, और इनसे कुछ सवाल करेंगे, सामो दियारा क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले तो बाढ़ को लेकर सवाल करेंगे, क्योंकि सबसे मेन समस्या जो सामो दियारा का है वो बाढ़ है। तो 2 साल के कार्यकाल लगभग आपका पूरा होने वाला है, जिसमें 2 भयानक बाढ़ सामो देख चुका है और आप भी देख चुके हैं। दोनों बार बाढ़ से पूर्व आप यहाँ ब्लॉक पर आए थे, जिसमें अंचलाधिकारी को हिदायत दी थी कि किसी भी तरीके की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी या सामोवासी को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोनों साल ना ही ढंग से नाव चला, ना ही पन्नी बटा है, ना ही पशु चारा बटा है। किसी तरीके की सुविधा ढंग से ग्रामीणों को नहीं मिली है। तो ये सख्ती सिर्फ आप ग्रामीण को दिखा रहे हैं या उनके ऊपर सख्ती कभी होगी, और कार्रवाई होगी तो कब तक होगी? देखिए, बाढ़ एक आपदा है और आपदा की स्थिति में जो अधिकतम सहायता सरकार कर सकती है वो करने का प्रयास करती है। सामाजिक स्तर पर भी और बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं, संस्थाएं भी हैं, वो भी अपने अपने स्तर से इस आपदा में लोगों की मदद करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 2021 की बाढ़ आज तक की सबसे भयावह बाढ़ में से थी और उस बाढ़ में हम लोग सामो क्या लगभग 8-10 दिन बाढ़ का पानी रहा था और हम लोग भी 8-10 दिन पानी के अंदर ही रहे थे और उस क्रम में हम लोग 3-4 बार सामो आए। ये कहना बिल्कुल बेमानी होगा कि कुछ भी लोगों को नहीं मिला। हाँ, इतनी बड़ी आपदा में वितरण में थोड़ी बहुत अनियमितता निश्चित रूप से आती है। स्थानीय स्तर पे उस पे स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं, जो वार्ड के लोग होते हैं, वो भी थोड़ी बहुत अनियमितता कर जाते हैं और जब वो जब अनियमित होते हैं तो नेचुरल है कि पदाधिकारी को भी भ्रष्ट होने का मौका मिल जाता है। हमने पिछली बार भी पूरी हिदायत दी थी और प्रयास किया था कि हर चीज़ लोगों को उनके घर तक पहुँचे। हमने लगभग जहाँ जहाँ गए वहाँ पे जो कम्युनिटी किचन चल रहा था वहाँ पे मैंने मुआयना किया। जहाँ पे सच में कम्युनिटी किचन की आवश्यकता थी लोगों को, वहाँ पे कम्युनिटी किचन बहुत ढंग से चल रहा था। बाढ़ के पानी में भी मुझे अभी भी याद है, हम लोग तिलाठी गए थे। तिलाठी में पानी के एक मंदिर के ऊपर या समुदाय भवन के ऊपर लोग खाना बना रहे थे। हम लोग भी पूरा घुटने से ऊपर पानी में होकर देखे जहाँ पे वो खाना बना के लोग और जहाँ बैठे थे वहाँ परोसा जा रहा था उसको। तो और जहाँ पे कमोबेश वैसी आवश्यकता या उतने लोग स्वयं सामर्थ्यवान होते हैं, वहाँ पे भी व्यवस्था तो सरकार की रहती है, लेकिन वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। तो जहाँ सच में ज़रूरत है वहाँ व्यवस्था सरकार की दिखती भी है और ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि कोई भी व्यवस्था मुकम्मल नहीं हुई। व्यवस्था निश्चित रूप से की गई। हाँ, थोड़ी बहुत कमी जो रही है उसको भी हम लोग निश्चित रूप से उसका निराकरण करेंगे। इस बाढ़ के बाद भी हम लोग यहाँ पर आए थे, बाढ़ के दौरान ही आए थे। जिस दिन बाढ़ का पानी आया था उसी दिन हम लोग आए थे, हमने मुआयना किया था और 100% सामो प्रखंड का फसल क्षति का जो है वो रिपोर्ट जा चुका है। पिछले महीने मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उसमें सामो की ही चर्चा मैंने की थी, सामो और मटिहानी के बाढ़ की। और मेरे मिलने के 2 दिन के बाद ही आपदा की बैठक थी जिसमें सूखे पर बैठक होनी थी, लेकिन मेरे आग्रह करने पर बाढ़ के कारण भी जो आपदा आई है उस पर बैठक हुई और जिला प्रशासन को निर्देश आ चुका है कि आपदा के कारण जो फसल क्षति हुई है वो उसका मुआवजा जो है किसानों को मिलेगा। तो सरकार के पास यदि आपकी समस्या जाती है, शीर्ष नेतृत्व के पास जाता है, तो सरकार निश्चित रूप से और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। हमेशा से उन्होंने कहा है कि राज्य के खजाने पे पहला अधिकार जो है आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, उन्होंने ये करके भी दिखाया है। थोड़ी बहुत कमियां हैं जो कि पद्धति से चली आ रही हैं। आप अभी विगत इतने सालों की पद्धति है जहाँ पे सामों के बारे में कुछ सोचा नहीं गया।
सामों में सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं सोचा गया। और ये बड़ी पुरानी समस्या है। हम लोग चाह रहे हैं कि अपने कार्यकाल में इस समस्या का अधिकतम इसका समाधान हो जाए। सड़क की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। अभी हम लोग जगन-सैदपुर गए थे और वहाँ पे देखा है, वहाँ की समस्या का तो मुझे उम्मीद है और मुझे आत्मविश्वास भी है अपना कि इसी साल हम लोग उस समस्या का निराकरण निश्चित रूप से कर रहे हैं। हमने स्कूलों का भी मुआयना किया, हर जगह आपने देखा होगा, साथ में होंगे। स्कूल में भी व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल नहीं है, बेंच की कमी है, संसाधन की कमी है, शिक्षक यहाँ पे कमोबेश हैं, शिक्षक की कमी यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमी है उसको भी हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से सामों के लोगों से, ग्रामीणों से, कि वो भी कम से कम शिक्षण पठन पाठन में विद्यालय का सहयोग करें, शिक्षकों का सहयोग करें, अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने का प्रयास करें। सरकार जो सुविधा देती है पोशाक का, वो पोशाक निश्चित रूप से बच्चों को खरीद कर दें। पोशाक अपने आप में एक डिसिप्लिन लाता है। जैसे ही विद्यार्थी बच्चा जो है पोशाक पहन के तैयार होता है, तब उसको लगता है कि मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। तो ये एक संस्कृति जब तक पैदा नहीं की जाएगी, तब तक सिर्फ सरकारी स्तर पे कोई भी प्रयास पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होता। जन सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग रहेगा तो सामों की तस्वीर भी बदलेगी और सामों की जो तकदीर थी वो भी बदलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा सवाल ब्लॉक से ही है कि ब्लॉक में पिछले साल क्या हुआ था 2021 में, तीनों पंचायत में करीब 1000 परिवार ऐसा है जिनको कि बाढ़ पे राशि जो मिलती है, राहत राशि 6000 की, वो नहीं मिली थी। इसको लेकर बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसके जांच की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन 2 साल होने को चला है, अभी तक जांच नहीं हुआ है। तो क्या जांच होगा और जो लाभुक वंचित रह गए थे, उनको वो राशि मिल पाएगी? ऐसी धांधली इतनी बड़ी धांधली का संज्ञान मुझको नहीं आया है। हाँ, छिटपुट कहीं-कहीं से आया है कि जो जहाँ मिलना चाहिए था, वहाँ नहीं मिला और जहाँ नहीं नहीं मिलना चाहिए था, वहाँ मिल गया। तो ये तो बोला, ये कदाचार जो है, ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों की भी उसमें भागीदारी रहती है कि अपने जहाँ पे जो ज़रूरत नहीं है, एक ही परिवार के एक से अधिक लाभुकों को दे दिया गया और जो सच में लाभुक हैं उनको नहीं दिया गया। लेकिन जो पूरा आप देखेंगे लगभग सामों से मुझे लगता है जहाँ तक 12,000 10,000 से अधिक परिवार को यहाँ पे दिया गया है। और सरकार का एक कैलकुलेशन होता है, प्रशासन का भी कैलकुलेशन है कि आबादी मतलब एक चौथाई जो लोग हैं उनको मिलेगा। 40,000 की आबादी में 10,000 का मिलना 25%, ये अपने आप में मुकम्मल है ये। लेकिन इसी में धांधली हो जाती है। ये जो 10,000 हैं, 10,000 में से सही लोग कितने हैं गए और सही कितने गलत लोगों को मिल गया। तो ये स्थानीय स्तर पे होता है ये बात, इसमें प्रशासन की मिलीभगत होती है। इतनी बड़ी धांधली की यदि कोई बात है, आपने बताया है, तो मैं निश्चित रूप से प्रशासन से मैं बात करूँगा। पिछली दफ़ा भी मैं आया था, लोगों ने बताया था छिटपुट कहीं कुछ हुआ था, तो हमने उसका लिया था संज्ञान में, लेकिन इतनी बड़ी धांधली नहीं करीब की 1000 बात नहीं। परिवार जिसमें 250 परिवार का तो नाम और नंबर मेरे पास भी मिल जाएगा, तो अवेलेबल करवा का मतलब हुआ 10%। 10,000 में 1,000 का मतलब हुआ 10% लोगों को गलत तरीके से नहीं मिला। तो इसका निश्चित रूप से हम लोग संज्ञान लेंगे और जिला प्रशासन से जैसा भी कि आज ब्लॉक में भी गए थे तो वहाँ सीओ साहब नहीं थे। उनका मतलब डेली का यही रूटीन है, वो कभी समय से नहीं आते हैं और समय से पहले चले जाते हैं। अगर आप जाकर छानबीन कीजिएगा तो भाई हम फील्ड का दौरा कर रहे थे, वो करके निकल जाते हैं। कभी समय से नहीं रहते हैं और अगर गाँव में घूम के पता कीजिएगा, मतलब अकेले घूमिएगा साथ में तब तो पता नहीं चलेगा, तो आपको एक-एक आदमी का शिकायत मिलेगा कि इतना भ्रष्ट सीओ अभी तक जो है इस ब्लॉक में नहीं आया। तो जाँच कब होगा? सबसे माँग हो चुका है, एमपी साहब से भी माँग की है, वो भी चले गए, आप भी 2 बार बोल के चले गए हैं। और धरना भी कितना बार किया गया, यहाँ पर धरना भी ब्लॉक में किया गया, लेकिन कोई असर नहीं होता है उन पर, किसी तरीके का काम नहीं कर रहे हैं। दाखिल खारिज इस पर आएँगे तब तो बहुत बड़ा लिस्ट निकल के चला आएगा कि आप बिना पैसा दिए हुए आप काम नहीं करवा सकते हैं। डायरेक्ट आपको बोला जाएगा कि काम नहीं होगा। इस स्तर का धांधली चल रहा है। छोटा स्टाफ जो बैठता है, आपको मतलब ऐसे लोग मिलते हैं जो कि रो देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, वृद्धा पेंशन हम नहीं बनवा पा रहे हैं, लेकिन बिना 1000 दिए वहाँ काम नहीं होता है। इस तरीके की धांधली है, तो इसका जाँच तो होना चाहिए, तो जाँच के लिए आप क्या अलग से कुछ कीजिएगा? देखिए, आज भी मैं ब्लॉक पे आया था, बिना इन्फॉर्मेशन के आया था और सीओ के अतिरिक्त बाकी सारे कर्मचारी यहाँ पे
मौजूद थे और हमने जो एक आदमी वहाँ पे कंप्लेनेंट मिले थे, सिंगल आदमी, जिनका कहना था कि उनका जातीय और आवासीय नहीं मिला। लेकिन जब जांच की गई तो 100% सभी लोगों का मिल चुका है, जितना ये था। और लेकिन जब आप स्वयं जागरूक नहीं होइएगा, यहाँ के लोग, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 1,000 रुपये की पेशकश कौन करता है सीओ को? पैसे की पेशकश कौन करता है? नहीं, यहाँ तो है कि अगर नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। मजबूर कर दिया जाता है इसलिए। आपकी जल्दीबाजी होती है कि आपको जल्दी काम चाहिए। हर चीज़ का समयबद्ध कर दिया गया है। म्यूटेशन आपको कितने दिनों के अंदर होना है, जातीय कितने दिनों के अंदर मिलना है। लेकिन आप उन दिनों के बीच में आप हड़बड़ा जाते हैं और पैसे की पेश पेश नहीं, वैसे लोगों के लिए तो बात भी नहीं कर रहे हैं सर, वैसे लोगों के लिए बात। लेकिन आम लोगों के लिए, अगर आम लोगों की ऐसी समस्या है, मेरे संज्ञान में इतनी जितनी आप बात बोल रहे हैं, उतनी बात उस दिन प्रखंड कार्यालय में भी लोगों ने बोली नहीं कि मेरे साथ ऐसा है। तो जब आप बोलेंगे नहीं तो जनप्रतिनिधि जानेंगे कैसे? हम पदाधिकारी से कैसे बात करेंगे? क्योंकि आप जो मीडिया के लोग हैं, आपके सामने लोगों की बात आती है। लेकिन जब हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूं तो मैं उन्हीं की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करूंगा। तो अगर वो हमसे नहीं बोलेंगे, जब हम ब्लॉक पे आएंगे तो हम किसी पे एक्शन कैसे ले पाएंगे? सिर्फ आपके कहने से, मीडिया के कहने से किसी चीज़ की जांच नहीं की जा सकती है, बशर्ते कि कोई जनता की ओर से, पब्लिक से। हाँ, तो पब्लिक का रिकॉर्ड आपके, पब्लिक अगर लिख कर देती है, जनप्रतिनिधि लिख कर देते हैं कि इतने व्यापक पैमाने पे ब्लॉक में धांधली हो रही है, तो आप विश्वास रखिए कि कोई बक्से नहीं जाएंगे यहाँ पर। यहाँ हम लोग किसी भी धांधली के को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। ये तो हम सर आपको अवेलेबल करवा देंगे। आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप अवेलेबल कराइए और उसमें जो लोग हैं उनसे भी मिलवाइए, ताकि उसकी सत्यता भी हो कि हाँ भाई, इनको नहीं मिला है सच में। नहीं, ये कहने का एक और रीज़न था, जैसे कि आप पुराने समय में एक बार जाते हैं कि राजा महाराजा वेश बदल के घूमते थे, अब तो संभव नहीं है। लेकिन आप जैसे अभी अचानक आके ब्लॉक में चले गए थे, तो बिना कार्यकर्ता के साथ में एक बार फील्ड में घूम के आप देखिए, तो आपको सारा चीज़ सबूत भी मिल जाएगा और हर चीज़ की जानकारी भी हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ प्लान आप करते हैं? ठीक है, हम आपकी इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग अकेले में भी घूम के देखेंगे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता जो है, आपने म्यूटेशन की बात कही, एक लड़का, उसका नाम मुझे शायद शुभम नाम का लड़का था, वो बोल रहा था कि 1 डेढ़ साल से मैं म्यूटेशन के लिए परेशान हूँ। लेकिन मैंने बोला सीओ को, और उसका म्यूटेशन हुआ। मैंने उससे पूछा भी, कुछ पैसा वैसा तो नहीं मांगा तुमसे? बोला कि नहीं सर, कोई पैसा वैसा हमसे नहीं मांगा, मेरा काम हो गया। तो म्यूटेशन का जितने लोग मेरे सामने आए, और बहुत कम लोग आए, या तो वो अपने स्तर से पैसा दे के काम करवा लेते हैं, और जो लोग अटक जाते हैं वो आते हैं, अटके हुए लोग आपके पास पहुंचते होंगे। तो जब आप इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खुद आपको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा कि आप जल्दीबाजी ना दिखाइए। कोई पैसा मांगता है तो अपने जनप्रतिनिधि को बोलिए। हम लोग उनको वो काम करने के लिए यहाँ पे इसीलिए बैठाया गया है। सरकार उसको तनख्वाह जनता की सेवा करने के लिए देती है, जनता का काम करने के लिए देता है, यहाँ कलेक्शन करने के लिए नहीं देता है सरकार। तो आप जागरूक होइएगा तो ये सब चीज़ कदाचार नहीं हो पाएगा। बाढ़ को लेकर एक बड़ा सवाल करेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था जो की जाती है हर साल, जिसके वजह से लोगों को परेशानी होती है, चाहे नाव की जैसे इस बार भी सिर्फ एक दिन नाव चला है, वो भी सही से नाव नहीं चला है। आप जिस दिन गए हैं यहाँ दौरा करके, उसके बाद लगातार 4 दिन पानी बढ़ा है। आप जिस दिन आए थे उस दिन पानी का उतना भयावह रूप नहीं था, आपके जाने के बाद 4 दिन पानी बढ़ा है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक दिन नाव चला है, उस दिन भी एमपी साहब आए हैं और डीएम साहब को फ़ोन लगाया गया है, यहाँ प्रभार बदला गया कि वीडियो साहब को प्रभार दिया गया है, तब जाकर नाव जो है एक दिन चला, वो भी दोपहर को आया था, कल से पानी घटना शुरू हो गया तो बंद हो गया। वही बात कर रहे थे कि इसमें जांच होना बहुत ज़रूरी, कि हर साल क्यों रह जाता है। जैसे आप बोले कि आपदा है तो आपदा, लेकिन आपदा तो ये फिक्स है कि आना ही आना है, 1 साल में आए, 2 साल में आए, और पिछले 16 के बाद लगातार आ रहा है। तो मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं की जाती? ऐसा गाइडलाइन हम पढ़ के देखे थे, उसमें तो बहुत लंबा चौड़ा बात है, लोगों को ट्रेनिंग देना है कि खुद से लोगों को बचा सके, कोई भी ट्रेनिंग नहीं होता है। नाव का पहले से व्यवस्था मतलब जून में ही कर लेना होता है, 15 जून तक ही कर लेना होता है, लेकिन कोई तैयारी नहीं। जिस दिन मतलब पानी आता है उस दिन जनता से कहा जाता है, यहाँ डूब गया था मेरे घर के जस्ट आगे, और उस टाइम जो सीओ साहब हैं पब्लिक को बोल रहे थे कि नाव का व्यवस्था कीजिए।
और कागज़ पर ऑलरेडी 45 या कितना नाव, तो मुखिया जी आपको बता देंगे, उतना नाव ऑलरेडी चल रहा था। आपका भी बयान आया था कि सामू में नाव चल रहा है, कम्युनिटी किचन का व्यवस्था हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑन रिकॉर्ड सारा है, क्योंकि हम कंटिन्यू लाइव किए हैं, हर जगह के लोग से भी बात किए हैं, और मुखिया जी भी यहाँ पर हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। प्रमुख साहब भी इस चीज़ का शिकायत किए थे कि कागज़ पर नाव चल रहा है, लेकिन धरातल पर नहीं चल रहा है, और धरातल पर सही में नहीं चल रहा था। तो जांच तो इसका एक बार करना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे भी हो तरीका निकालना, क्योंकि सीईओ, हमको नहीं लगता है कि सबसे बड़ा पोस्ट सीईओ का ही होता है। एमपी साहब का बात नहीं माना जा रहा है, विधायक साहब का बात नहीं माना जा रहा है, डीएम साहब भी आके बोल के चले जाते हैं, लेकिन इनको जितना मन होता है उतना ही करते हैं। देखिए, मैं आपकी सारी बातों को नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं आया था मैं नाव से ही दौरा कर रहा था। व्यवस्था किया गया, सुन, व्यवस्था ही की सारा व्यवस्था सर, व्यवस्था ही की जाती है। आज सरकार जो है संसाधन खरीद कर नहीं रखती है, सरकार भी रेंट आउट करती है, और यहीं के जब रेंट पे लेती है स्थानीय लोगों से, तो उनका भी कुछ रोजगार, चाहे तात्कालिक रूप से, निश्चित रूप से उनको रोजगार का कुछ ना कुछ साधन मिलता है। तो ये तो एक अच्छी बात है। और हाँ, उसको ढंग से अगर आप चलवाएंगे, आपके पास 10 नाव है और आपसे सर प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप 10 नाव यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन आप मिली भगत के साथ मिल के, यहीं के आप स्थानीय हैं, और 10 की जगह आप 3 नाव चलवा रहे हैं, कागज पे 10 चल रहा है, तो ये नैतिकता भी तो रखनी पड़ेगी आपदा के समय में। जब मॉनिटर कौन करेगा सर? मॉनिटर जनता भी करेगी और प्रशासन भी करेगा। नहीं, जनता तो हम बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और लोग भी बोल रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ पूछा उसी दिन हम फोन आया, उस दिन हमारे प्रखंड आपके जो प्रमुख थे वो भी हमारे साथ थे। बताया गया था कि एक भी नाव नहीं चल रहा है। हम लोग अचानक आ गए थे बाय रोड यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 नाव चल रही थी, पुरानी डी में 2 नाव था, उसी में से एक नाव से हम लोग जगनसैदपुर जाने का प्रयास किए। मैं आपकी बात मानता हूँ कि जितना कहा जाता है उतना नहीं होता है, उसमें उसका निश्चित रूप से होना चाहिए मॉनिटरिंग। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग रहते हैं उनको भी निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा। अगर नहीं चलता है, आप ही में से 10 आदमी में से 4 आदमी कहेंगे कि नहीं चल रहा है और 6 आदमी कहेंगे कि चल रहा है, तो फिर वहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है। पिछले बार भी नाव मुकम्मल रूप से यहाँ पे चल रहा था, और चूंकि हम लोग पानी में ही थे, इसलिए ये कह देना कि नाव बिल्कुल नहीं चल रहा था। 2-3 दिन चल रहा था प्राइवेट नाव। पिछले बार तो खैर चुनाव था, पिछला बार चुनाव था तो व्यवस्था जल्दी हो गया था। कोई चुनाव नहीं था, चुनाव के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। ये लोकल प्रतिनिधि का चुनाव था, और जितने भी प्रतिनिधि थे, 21 में जब बाढ़ आई थी, 21 की बाढ़, उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं था। चुनाव था सर। मुखिया का, जिला परिषद का, सारे कैंडिडेट लगे हुए थे सर। आपका मुखिया उसी का बात कर रहे हैं। थोड़ी है, मुखिया की वजह से ही बाढ़ थोड़ी आ गया, चुनाव की वजह से बाढ़ नहीं आ गया। कहते कि व्यवस्था हो गई थी, इस वजह से व्यवस्था हो गई थी। आपको लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से आप व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रशासन से भी हाथ हुए हैं, और इस व्यवस्था से भी आपको दिक्कत हुई होगी, तभी अभी तो थाना भी हम सर अभी तक एक बार भी नहीं गए हैं, और ब्लॉक में अभी तक हमें कुछ कागज भी नहीं बनवाए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम डेली घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बता रहे हैं। सिर्फ कमियां नजर आ रही हैं, लेकिन जो व्यवस्था थी वो आपने एक भी बार नहीं बोला। आपने बोला कम्युनिटी किचन नहीं चल रहा था। इस साल एक दिन भी नहीं बना है, लेकिन आपका बयान आया था, सामान आया था। इस बार कम्युनिटी, मैंने कहीं नहीं बयान दिया कि इस बार कम्युनिटी किचन चल रहा है। आपका जो बयान सुना कि उसमें कम्युनिटी किचन और नाव की व्यवस्था कर दी गई है, ये बात आपकी हुई है। कम्युनिटी किचन की आवश्यकता पड़े तो उसकी व्यवस्था है, इस बार आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए कम्युनिटी किचन नहीं चला। आप समझ गए, कम्युनिटी किचन तब चलता है जब लोग के घर में खाना बनने की स्थिति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गई तो सरकार का ये कानून बना हुआ कि कम्युनिटी किचन शुरू कर। जैसे कुछ क्षेत्र, यहाँ कुछ जगह ऐसा था जहाँ की जरूरत था, कुछ घर इस तरीके से डूबा हुआ था। ऐसा किसी लोग ने भी हम लोगों को नहीं बताया कि कम्युनिटी किचन। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है सर। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे पास दिन रात लोगों के फोन आते हैं, और 24 घंटा फोन मेरा खुला रहता है। हम वीडियो सर अवेलेबल करवा देंगे। किसी ने भी किसी सामों से किसी का भी कॉल कम्युनिटी किचन चलवाने के लिए नहीं आया हम लोग के पास में। आता तो निश्चित रूप से चलता। नहीं, ये तो वीडियो सर अवेलेबल है, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं सर, जितना बात हम बोल रहे हैं सारा हम कहीं ना कहीं लाइव में या लोगों से मिले हैं, लोग जो बोल रहे हैं हम उस बात को सिर्फ बोल रहे हैं। पर्सनली मेरा कोई नहीं है, हम तो बोले। नकार नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग के संज्ञान में ये बात नहीं आया कि कम्युनिटी किचन की आवश्यकता है यहाँ पर।
तो इसलिए कम्युनिटी किचन नहीं चला, लेकिन जो आपदा राहत की बात है, फसल क्षति की, वो मिल जाएगी, उसका सरकार ने व्यवस्था कर दिया है। मतलब ये परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, इसको लेकर कुछ है आपका? आपदा का तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता नहीं है। बाढ़ ना आए ऐसी व्यवस्था करने की अभी तो कोई नहीं, नहीं, ये बाढ़ नहीं है, बाढ़ तो आएगा ही, बाढ़ तो यहाँ की सच्चाई आपदा है। की सारी व्यवस्था है। आपदा, ये बिहार सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने आपदा के लिए इतना कुछ कर रखा है। आपदा में लोगों का अगर कहीं देहांत भी हो जाता है, मर जाते हैं लोग, तो उसके लिए भी तुरंत उनको मुआवजा दिया जाता है। आप ही के यहाँ एक आदमी डूबकर मर गया था, उसी दिन उसको सब कुछ दिया भी गया। और कहा गया कि नाव नहीं था इसलिए डूबकर मर गया आदमी। मेरे लेकिन घर के जस्ट सामने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मौत कैसे हुई थी। आप रिस्क लेके घास काटने के लिए चले जाइएगा, बुजुर्ग आदमी, तो निश्चित रूप से कहीं फंस सकते हैं, गिर सकते हैं। ऑप्शन भी तो नहीं है सर, ऑप्शन भी तो नहीं है लोगों के पास। नहीं, पूरे सामो में 40,000 की जनता है, तो अपना सुरक्षा करना भी तो मेरा काम है। लेकिन जानवर को सब भूखा असुरक्षित नहीं होकर रख नहीं, सकते। भूखा रखने के लिए जान थोड़ी दे देंगे। ऐसा नहीं है ना, एक आदमी सामने पूरे सामो के लोग के जानवर भूखे तो नहीं रहे ना। नहीं, सब लोग पानी में ही ला रहे थे, पानी ला में से ही जाके ला रहे थे। एक आदमी के साथ कैजुअलिटी हुए ना, सब लोग, मैं ये मानता हूँ वो नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, लेकिन वैकल्पिक एक व्यवस्था। बात आपको आपको निश्चित रूप से अपने आप भी जागरूक रहना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। छठ आता है, उसमें बहुत बच्चे डूब के मर जाते वो हैं। तो एक एक्सीडेंट है। कैसे ये भी, और ये क्या चीज़ है, नहीं, ये भी इसको एक्सीडेंट है। नहीं, देखिए साधन, इसमें क्या है? साधन रहते हुए मगर हो जाता है हर तो हम। घर पे आप जानते हैं कि हर घर पे नाव नहीं मुहैया कराया जा सकता, हर परिवार के लिए नाव नहीं मुहैया कराया जा सकता। उसी घास उसी के काटने लिए का, सर बात आपके। सुनिए मैं वही कर रहा हूँ, घास काटने का किसी का टाइमिंग नहीं है। आप मैकेनिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जिनको जब फुर्सत मिलती है उस वक्त जाके घास काटने के लिए चले जाते हैं, यही होता है ना। यहाँ कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है ना, कितने से इतने बजे तक घास काटना है। वो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर है, लेकिन हमें भी अपनी सुरक्षा स्वयं आपदा के समय में करनी पड़ेगी। वो एक अलग बात है। अगर हम आप जैसे दूसरा चीज़ पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हर वार्ड के लिए बाढ़ आना है, जैसे अभी तो मान लीजिए कि पानी चला आता है, वो तो ठीक है, ज़्यादा पानी चला है लोग सावधान, लेकिन जब कम पानी आता है समस्या तब ज़्यादा होती है। घास लोगों को लाना ही पड़ेगा क्योंकि चारा अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अगर हर वार्ड के हिसाब से एक छोटा नाव भी दे दिया जाए, क्योंकि रखने का व्यवस्था होता है। हमने देखा है कि उसी दिन हम लोग आए थे, हर खेत में एक नाव लगा हुआ, नहीं, वो लोग टोठा पुल मंगवाते के हैं, बाद मंगवाते हैं सर, लोग हर इसमें लगा हुआ था। मंगवाते हैं लोग जब व्यवस्था नहीं होती है तो। मतलब सरकार की तरफ से भी तो की जा सकती, वही हम करें कि अस्थायी समाधान अगर एक बार कर ले तो क्यों नहीं हो सकता है। रेंट आउट ही करती है सरकार, स्थायी रूप से नाव खरीद कर नहीं रख सकती है। आप लोग भी ये जानते हैं ये बात। नहीं, पहले था सर, सरकार नहीं जब नहीं नहीं, आपदा पहले सर, पहले नाव था यहाँ पर 3-4 नाव, बड़ा नाव जो चल रहा है मटिहानी में वो सरकारी नाव ही था सर। तो अभी भी तो सरकार जिस नाव को हायर करती है वो सरकारी नाव ही होता है ना। नहीं, प्राइवेट भी आता है। प्राइवेट जो अपना चलाते हाँ, वो भी हैं, है। जो प्राइवेट नाव को सरकार हायर कर लेती है वो सरकारी नाव ही हुआ हाँ, ना। वो तो सरकारी। तो ये जरूरी नहीं नाव सरकार खरीदे ही तभी सरकारी नाव होगी। प्राइवेट लोगों का नाव भी हायर करके अगर सरकार चलाती है तो वो भी सरकारी नाव है। हम लोग भी 2 नाव दे रहे हैं तो वो सरकारी नाव होगा। अगली बार आपको मिल जाएगा, हम लोग शामों के लिए 2 नाव, बड़ी नाव यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जो हम लोग का विकास निधि है उससे 2 नाव हम लोगों ने सोचा है कि इस बार हम लोग दे दें परमानेंटली, वो शामों के लिए रहेगा। चलिए ये भी सब, व्यवस्था हम लोग ये कर भी सकते सवाल हैं। में था लेकिन आपने पहले बता दिया। और जैसे अभी थाना बने, ब्लॉक बने, बिल्डिंग के लिए आपने बात किया है, लेकिन शिक्षा का जैसा आप देख चुके हैं पूरे क्षेत्र में घूम के कि क्या स्थिति है स्कूलों की, और सरकारी तौर पर इसका विकास हमको नहीं लगता है कि संभव, क्योंकि जो प्रक्रिया है, खिचड़ी वाली प्रक्रिया इतना पेचीदा है कि संभव नहीं है कि बिना धांधली का वो काम हो सकता है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक लोग बोलते हैं कि हर जगह पैसा देना। चावल अगर 10 बोरा आता है तो बोलते हैं कि 1-2 बोरा वहीं दे देना होता है पहले, उसके बाद आता है, तो हम लोग पूरा कहाँ से खिला पाएंगे, ये शिकायत टीचर करते हैं। तो वो संभव नहीं है। सरकारी प्रोसेस से हट के आप क्या कुछ दूसरा प्लान कर रहे हैं जिसके कि यहाँ के स्कूल की स्थिति को सुधारी जा सके? सरकार के अंग है और सरकारी प्रोसेस से हट के हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार का प्रोसेस इतना व्यवस्थित है उसको हम लोग बिल्कुल अनुशासित कर सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि खिचड़ी आता है 2 बोरा कहीं रख लेता है,
इस व्यवस्था तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम लोग निश्चित रूप से इस व्यवस्था को ठीक करेंगे और सरकार की व्यवस्था अपने आप में काफ़ी है। अगर उसको जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो लाभुक हैं, जो जनता के लोग हैं, अगर सब सहयोग से काम करेंगे तो कहीं पे भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सरकार की सारी व्यवस्था आपको सुचारू रूप से दिखाई देगी। एक तरफा कह देना कि सिर्फ प्रशासन ही भ्रष्ट है, ये बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता। प्रशासन को हम ही लोग भ्रष्ट करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि करें चाहे जनता करें, वही लोग भ्रष्ट करते हैं। तो थोड़ी शुचिता, थोड़ी नैतिकता की भी पाठ पढ़ने की हम लोग को आवश्यकता है और तभी चल पाएगा। और कोई भी देश बिना अनुशासन के नहीं चल पाता है। जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ पे सारी व्यवस्था सही चलती है। जैसे डिसिप्लिन के लिए कभी-कभी सख्ती भी बरतना पड़ता है सर, तो उसके लिए कुछ? वो सख्ती बर्दाश्त करने के लिए भी तो लोगों को तैयार होना चाहिए। वो भी लोग नहीं होते हैं। हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी भी नहीं चला सकते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे निश्चित रूप से सख्ती बढ़ती जाती है। प्रशासनिक अधिकारी सस्पेंड होते हैं, डिसमिस होते हैं। तो ये सब भी किया जाएगा। अगर कोई भी इतना ही भ्रष्ट है तो ये भी किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सामो एक ऐसा ब्लॉक है, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है। हम लोगों ने एक सीओ को यहाँ लाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की कि एक सीओ यहाँ पे आ जाए। पहले जो सीए थे आपको जानते हैं शारीरिक रूप से अक्षम थे, ऐसे ही लोग यहाँ पे आते थे पहले। हमने एक सीओ को यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लाया। अब जब उसको ले आए तो उसमें हो सकता है भ्रष्टाचार का कुछ बीज पहले से होगा, लेकिन उसको खाद पानी यहाँ के लोगों ने और दे दिया, तो निश्चित रूप से वो पेड़ बड़ा होगा। अब उस पेड़ को अगर पूरी तरह से काट के फिर हटा देंगे तो सारा काम बाधित हो जाएगा। हमें चाहिए कि बिल्कुल सब लोग जागरूक होकर इस व्यवस्था को ठीक करें। आज जैसे मैं आया, अचानक आया, हमने देखा कि सीओ ब्लॉक परिसर में नहीं था, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या उस पे उसको शो कॉज नहीं होगा? हम लोग उस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। बिल्कुल इसका हम वेट करेंगे कि कार्रवाई किया जाए, क्योंकि पूरे सामो की जनता आप यही चाह रही कार्रवाई है। किस तरीके की चाहते हैं, वो हो सकता है आपके अनुरूप कार्रवाई ना नहीं, हो। नहीं, ऐसी ज़रूरी नहीं है सर। कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए सर, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, झगराहा का तो ख़ैर मैटर था, वो तो आपने पहले बता दिया। लेकिन एक समस्या और है सर, जैसे पशु चिकित्सा के लिए सिर्फ़ एक ही यहाँ पर केंद्र है बिजुलिया में, जबकि 3 पंचायत है, बड़ा पंचायत है और पशुओं को लाना ले जाना सर संभव नहीं है। तो मतलब दोनों अलग क्षेत्र जो है, उसके लिए उपकेंद्र कम से कम व्यवस्था किया जाए और कुछ स्टाफ की व्यवस्था की जाए, तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, इसके लिए हमने विधानसभा में भी सवाल उठाया था कि सामो के लिए एक पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है वहाँ पे। अभी जो चलता है वो पंचायत भवन में टेम्परेरी रूप में चलता है, और एक नहीं हो तो एक मोबाइल पशु तो हमने किया है। सरकार ने का पॉजिटिव जवाब आया है, ये भी होगा। और हमने सांसद महोदय से भी इसके लिए बात किया था, वो उस वक्त पशुपालन मंत्री भी थे और केंद्र के मंत्री थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग भी अपने स्तर से करेंगे। लेकिन मैं इसके प्रति गंभीर हूँ। मैं पुनः इस सरकार का इस पे ध्यान आकृष्ट करूँगा और चाहूँगा कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी तीनों पंचायत में कम से कम मोबाइल अगर चिकित्सालय भी हो जाता है एक, तो वो तीनों पंचायत को कैटर कर लेगा। तो ऐसा ऐसा हम लोग की सोच है और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी से हो जाना चाहिए। अच्छा, आपके तरफ से आम सभा का हम कब से मतलब सोच सकते हैं कि आम सभा आप कीजिएगा, जनरल लोगों से मिलने के लिए? जिसमें लोगों को जानकारी हो कि आप आ रहे हैं, लोग अपना समय निकाल कर आपके सामने आकर समस्या आपसे रखें। देखिए ये भी आज भी जो मैं आया हूँ, वो आम लोगों से ही मिलने के लिए आया हूँ मैं। नहीं, ये तो आज सर आप किसी मिलने के लिए आए हैं, लेकिन जनता आपसे मिलने के लिए आए। आज किसी हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि हम आपके घर आएँगे। आपको अब मुझसे मिलने की आवश्यकता, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके दरबार में आऊँगा, बार-बार आऊँगा और बार-बार मैं आ रहा हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते कि सामो मुझे लगता है जब से मैं चुना गया हूँ, मेरा कम से कम ये 20वाँ दौरा होगा। तो मैं लगातार आ रहा हूँ, मैं ब्लॉक पे भी जा रहा हूँ, वहाँ पे जन समस्या को भी सुन रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी चले आते हैं, बहुत सारे लोग सामो के बेगूसराय में भी रहते हैं, तो समस्याओं से रूबरू होते रहता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक अनाउंस करके ऐसी व्यवस्था की जाए, तो हम लोग वो भी करेंगे। अभी फिर 12 तारीख को हम लोग आ रहे हैं। आज एक पंचायत हुआ है हम लोगों से, लेकिन फिर 12 तारीख को आएँगे तो बाकी 2 पंचायतों का भी हम लोग दौरा करेंगे।
उस दिन संभवतः हमारे साथ इंजीनियर्स भी होंगे जो RWD के थे, तो हम लोग देखकर सारे रोड का भी एक पूरा फाइनल रोड मैप बना के उसको अब धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। ये रोड किधर के लिए होगा? ये जहाँ भी अभी तो जगन सैदपुर का है या अकबरपुर 40 का भी है, कोई रोड जहाँ जहाँ रोड की समस्या है वो सारा रोड जा चुका है। यहाँ से जितने रोड हमने सभी प्रतिनिधियों से मांगा था वो सबकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, उसका DPR बन चुका है, टेंडर में अभी नहीं गया है। हम लोग चाहेंगे जल्दी से जल्दी उसका भी टेंडर भी हो जाए। आप जानते हैं कि सरकार अपने संसाधन के अनुरूप प्रायोरिटी वाइज टेंडरिंग करती है, तो हम लोग सामो को हमेशा प्रायोरिटी पे रखने का आग्रह सरकार से कर रहे हैं। और आपने अगर देखते हैं, इतने आप कॉन्शियस हैं, तो देखते हैं कि हर सत्र में सामो के लिए एक सवाल मेरा निश्चित रूप से होता है सरकार से, और मैं हर सत्र में सामो का ध्यान आकृष्ट कराता हूं सरकार से, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सबसे वंचित प्रखंड रहा है। यहाँ के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया आज तक वोट के नाम पे, विकास का एक ख्वाब दिखाकर, या वो ख्वाब भी शायद यहाँ नहीं दिखाया गया लोगों को। ऐसे ही यहाँ के लोग बहुत कृपालु हैं, जो भी आता है उसको अपना बना लेते हैं। अगला सवाल सर ये अगला सवाल भी यही था कि कुछ युवा आपसे नाराज़ चल रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं तो शिकायत भी यही है, शायद बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद कर लिए थे, क्योंकि पिछले 15 साल से तो एक ही चले आ रहे थे, तो ज़्यादा उम्मीद था नहीं। और 15 साल में उस टाइम में ऐसा नहीं था कि रोज़गार के लिए इतना लोगों का डिमांड था, लेकिन अभी शायद ज़्यादा कुछ अपेक्षा आपसे कर ली थी, शायद पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कुछ युवा नाराज़ भी चल रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता आपके नाराज़ चल रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये इस बात का, उनकी नाराज़गी इस बात का सबूत है कि वो मुझसे अपेक्षा रखते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि उनको मुझसे अपेक्षा है। मैं उनकी नाराज़गी को भी दूर करूंगा निश्चित रूप से। आप इतना चीज़ तो जानते हैं कि जब कोई आदमी सालों से जेल में रहता है और जब उसका बेल हो जाता है और उसके बाद जेल से निकलने में देरी होती है, तो वो बेचैनी बहुत अधिक होती है। अभी लोगों को जेल से बेल तो हो गया है, लेकिन अभी जेल से बाहर निकले नहीं हैं, तो वो बेचैनी है, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन आप भी समझते हैं कि हम लोग हर काम को एक साथ में, हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, मेरी भी ये मैं चाहूँगा तो हर जादू की छड़ी तो मेरे पास है नहीं कि मैं सारी समस्या का समाधान एक बार में कर दूंगा। लेकिन मैं सामो को बिल्कुल प्रायोरिटी देते हुए और क्रमवार तरीके से मैं चाह रहा हूं कि इसकी सारी समस्याओं का निदान हो। बार बार मैंने यहाँ पे, आपने सुना होगा, युवाओं की एक मांग थी यहाँ पे एक महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की, अभी नीति नहीं है। प्रखंड स्तर पे डिग्री कॉलेज बनाने की सरकार की नीति अभी नहीं है। उन्हीं प्रखंडों में डिग्री कॉलेज का अनुमंडल स्तर पे डिग्री कॉलेज बनाने का भी नीति है। जिन अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ पे डिग्री कॉलेज बनेगा। दुर्भाग्यवश सामो जो है बेगूसराय अनुमंडल में है और वहाँ पहले से ही कई डिग्री कॉलेज। हमने अभी भी सरकार को कहा था कि सामो को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर से नई सरकार बनी है, मंत्री नए, हमने पुराने मंत्री से सामो के बारे में सारी बात कही थी। अब नए मंत्री आए, अब उनको फिर अपने तरीके से उनको समझाऊंगा कि यहाँ पर दीजिए। मुख्यमंत्री से भी सहयोग लूँगा और मुझे विश्वास है कि एक एक समस्या का हल होगा। युवाओं से आपके माध्यम से आग्रह होगा कि वो निराश ना हो। जिस उम्मीद से, जिस आशा से उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस पे निश्चित रूप से खड़ा उतरने का ईमानदार प्रयास 100% करता रहूँगा। मुझमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास, मैंने पहले ही कहा कि मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ कि हर समस्या का समाधान एक झटके में कर दूँगा, वो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन समस्याओं का समाधान धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट, जैसा आपने बोला कि नाव के लिए तो आपने बात किया है कि नाव चलेगा, लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर यहाँ बड़ा नाव जहाज़ चले, अगर उसकी व्यवस्था की जाए। अभी साइंटिफिक रूप से इतना डेवलप कर गया है कि चलाया जा सकता है। अगर ये व्यवस्था कर दी जाएगी तो विश्वविद्यालय की जो बात कर रहे हैं वो समस्या भी दूर हो जाएगी, और बहुत सारी समस्या और रोज़गार की जो बात है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि दूध लेकर यहाँ क्या होता है कि सेंटर पर देते हैं, जो दूध मार्केट में 40 से 50 रुपये लीटर बिकता है, यहाँ लोग 25 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये इस रेट में जाकर देते हैं।
अगर स्टीमर चलेगा या बड़ा नाव चलता है जो कि जल्दी से बेगूसराय चला जाए और चला है, अगर डेली कर पाता है लोग, तो रोज़गार आधा समस्या तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पशुपालन यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है और ये बहुत बड़ा रोज़गार हो सकता है। और आधा समस्या हमको लगता है कि रोज़गार का समाप्त हो जाएगा अगर सिर्फ एक जहाज़ दे दिया जाए। और है कि पुल बनने की बात, अगर इस बात सवाल को उठाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे पुल तो बनेगा, फिर जहाज़ का बात क्यों है? तो हमको लगता है कि ये व्यवस्था हमेशा के लिए रहेगा। अगर पुल बन भी जाएगा फिर भी लोगों को इससे जाने आने में आसानी होगी। और तत्काल बहुत सारी समस्या जो है, रोज़गार का हो, शिक्षा का हो, लोग स्कूलिंग भी अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो बेगूसराय स्कूलिंग भी जाके कर सकते हैं। लेकिन घूम के जाना संभव नहीं है कि 70-75 किलोमीटर, मुंगेर वाला 90 किलोमीटर हो गया। तो जहाज़ क्या के चल सकता है, क्योंकि पेमेंट के लिए लोग फ्री नहीं चाह रहे हैं कि फ्री चले, क्योंकि अभी भी लोग पैसा देकर जाते हैं। अगर ऐसा व्यवस्था हो तो हमको लगता है कि आधा समस्या शामों का दूर हो जाएगा। आपके सुझाव का मैं सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। अगर ऐसा हो सकता है, अगर टेक्निकली पॉसिबल होगा यहाँ पे जहाज़ का चलना, तो हम लोग सरकार से करेंगे, आग्रह करेंगे कि जैसे चलतेर में चलता है तो वहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पे भी एक चले, चाहे अस्थायी रूप से चले। जब पुल का निर्माण हो जाएगा तब आवश्यक यहाँ पे तात्कालिक रूप से एक स्टीमर की व्यवस्था कर दी जाए। अच्छा, नीतीश सरकार में तो एक सर राजनीतिक सवाल भी करते हैं आपसे कि जैसा बोला जाता है नीतीश कुमार जैसे सामो को माना जाए या बेगूसराय को, तो इसको भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है। और नीतीश कुमार की नीति जो है थोड़ा सा मतलब सौतेला व्यवहार माना जाता है कि बेगूसराय के साथ हमेशा उनका रहा है। और लेकिन आपके आने से क्या मतलब भूमिहारों का या भूमिहार बेल्ट का जो है कुछ बढ़ेगा? क्योंकि अभी जैसा कि जानकारी है कि बेगूसराय का जदयू का भी आप ही हैं जो प्रमुख बने हुए हैं, तो क्या इनका कुछ बढ़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार जातिवादी सरकार नहीं है। आपको लगता है कि किसी विशेष जाति को आगे किया जाता है और किसी को पीछे किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ढंग से देख नहीं पाते हैं, आप जदयू के परिदृश्य को आप पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं। फिर अगर आप जाति की ही बात करते हैं तो जदयू का राष्ट्रीय नेतृत्व किसके हाथ में है? मुख्य जदयू। उनको भी सर भूमिहार अपना नेता भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जाति की बात मैं नहीं करूँगा। आप किसको नेता मानने के लिए तैयार हैं? नहीं है। आप देखिए, कोई भी सरकार जाति की सरकार नहीं होती है, वो जनता की सरकार होती है। और जनता का हित कैसे हो, सभी लोगों का हित कैसे हो, जाति के स्तर से ऊपर उठकर, इसलिए सरकार बनती है। इसलिए इस टाइप के सवाल का जवाब आप हमसे पूछते हैं, ये बिल्कुल बेमानी सवाल है। नहीं, ये पूछ रहे थे कि क्या मतलब जो भेदभाव किया जा रहा है तो आपके आने से क्या वो दूर हो जाएगा? नहीं, आप भेदभाव, मैं कह रहा हूँ कोई भेदभाव नहीं है। सर भेदभाव नहीं होता तो इस बार तो कम से कम एक बार आना चाहिए था नीतीश कुमार को बाढ़ का दौरा करने के लिए। 8 से 10 बार आ चुके नीतीश पर। आप इस बार शामों में तो सर आप क्या बात कर रहे हैं? आपके मटियानी विधानसभा में अब ये कहना आपका कि एक जगह क्यों नहीं जाते? शामों के उस पार थे वो 2021 में। एक बार सर आपको पता है, शामों के उस पार इधर भी आएंगे, इधर भी उस पार वो आए और देखा उन्होंने, और आपकी समस्या से वो अनजान नहीं है। इस बार भी जब मैंने जाके उनको बताया कि शामों की ये स्थिति है, तो 2 दिन के अंदर में उन्होंने दूसरे दिन उनकी आपदा की बैठक थी, उसमें शामों को शामिल किया गया, बाढ़ को, कि वहाँ पे तुरंत राहत दिया जाए। और डीएम से मेरी बात हुई, बोला सर आ गया है। वहाँ फसल क्षति की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ के किसान? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। सरकार ने निर्णय ले लिया है, डीएम को निर्देश भी आ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने बोला तो हम इस बार से प्रयास करेंगे कि सबूत के साथ और रिकॉर्ड के साथ हर चीज़ आपको पहले मुहैया करवा दें, ताकि आपका भी ये शिकायत नहीं रहे कि आप अपने तरफ से बोल रहे हैं। या इस तरह जितनी भी बात मैंने बोली है सारा रिकॉर्डेड है, मैंने वही बात बोली, मेरे पास सारा वीडियो अवेलेबल है, आप बोलिएगा तो अवेलेबल करवा देंगे। आपकी बात को कभी काटा नहीं जी, मैंने यही कहा कि जो आप बोल रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं, आपके पास आपसे ज़्यादा खुले हुए लोग हैं, या आपको कुछ लोगों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। निश्चित रूप से जो जहाँ आलोचना होती है, आप आलोचना सुनने के लिए, आप प्रशंसा सुनने के लिए नहीं है। अगर सारे प्रशंसक हो जाएं तो आप लोग इस क्षेत्र से बाहर चले जाइए। अगर इस क्षेत्र में कोई कमी ना दिखे तब आप यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग नहीं कीजिएगा, कोई मीडिया नहीं करेगा, ज़रूरत नहीं होगी। तो चूँकि यहाँ पे कमी है भी, और लोग कैसा नहीं कहता हूँ, कमी है भी, और लोग आपको नोटिस भी दिलाते हैं, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं। मेरा ये नहीं मतलब था कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं आया, आपके संज्ञान में आया।
मेरे संज्ञान में भी आपके माध्यम से भी आए तो मैं उस पर एक्शन लूँगा। तो आपसे सिर्फ इतना आग्रह करेंगे सर कि आपको हम व्हाट्सअप कर दिया करेंगे, एक बार आप समय निकाल कर देख लिया कीजिएगा, इतना ही आग्रह करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ सवाल करना चाहते हैं अपने विधायक जी से, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली मुलाकात में वो भी सवाल हम आपके पास रखेंगे।